हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पम्मी ओझा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो बच्चों, जो आमतौर पर लोग कहते हैं बेबी का बच्चेदानी में चिपकना, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। बट आमतौर पर ऐसा लोग बोलते हैं। देखो होता क्या है, जो यूटेरस की अंदर की सबसे अंदर की लाइनिंग है वो होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जो आपका बेबी है ना, इसी एंडोमेट्रियम में चिपकता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दी थी फर्टिलाइजेशन, जिसके दौरान क्या बना था, जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है डिवीजन करके आपको मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बना लेता है और यही एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है। और इसी एम्ब्रियो का एंडोमेट्रियम में चिपकने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आपका जाइगोट में क्लीवेज होगा और कौन सा स्टेज इम्प्लांट होगा, ठीक है, इसके बारे में। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको फर्टिलाइजेशन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाई थी क्या कि ओवरी से एग रिलीज होता है, वेट करता है एम्पुला में मेल के स्पर्म के लिए 24 घंटा के लिए, 24 आवर के लिए। यहाँ पे कोइटस मेल ने किया तो क्या होता है, 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म इजेक्ट होते हैं, जो कि आपको वजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए, यूटेराइन कैविटी से होते हुए पहुंचते हैं एम्पुला में। तब तक सारे के सारे आपको डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बचते कितने हैं, सिर्फ 200 स्पर्म बचते हैं, जो कि पहुंचते हैं ओवम तक, ठीक है। उस ओवम को फ्यूज सिर्फ एक ही स्पर्म कर पाते हैं, ठीक है, रेस्ट ऑल डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके बच्चों, अब क्या होगा, जो मेल का स्पर्म है, इसका जो न्यूक्लियस है, जिसको प्रो न्यूक्लियस कहते हैं, वो फ्यूज करेगा फीमेल के ओवम के न्यूक्लियस के साथ, बना देगा जाइगोट, जो कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ओवर हो गया, ठीक है। अब ये जाइगोट में डिवीजन होगा और ये जाइगोट जो एक सेल का बना हुआ है, ये बना देगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो चलिए आज हम देखते हैं आगे की प्रोसेस की क्या क्या होता है। सो लेट्स बिगिन इट। स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। देखिए ये है ओवरी, ठीक है, ओवरी हो गया। ये है फिम्बरी। फिम्बरी का काम क्या है, जब ओवुलेशन होता है तो आपको एग को कैप्चर करना। ये यहाँ पे ओवुलेशन हो गया। अब यहाँ पे हम जो है वो एग को, नहीं तो स्पर्म का कलर बनाएंगे। एग का कलर कौन सा बनाऊँ, चलो ग्रीन सा बना लेती हूँ। मान लो यहाँ पे एग है, ठीक है, एम्पुला में। ये है एम्पुला, स्वेलन पार्ट फेलोपियन ट्यूब का, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है उसको एम्पुला कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से चला स्पर्म को इस कलर से बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से चला कितना, 200 से 300 स्पर्म। फाइनली एक यहाँ पे आया स्पर्म, एक जो फ्यूज़ किया ओवम के साथ, ठीक है। क्या फ्यूज़ किया, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज किया, ओवम और स्पर्म का, ठीक है। और बना दिया क्या, जाइगोट, बन गया आपका जाइगोट, ठीक है, बना दिया दोनों का जाइगोट। देखिए अब एक बात आपको बताते हैं, स्पर्म जो होता है ये भी एन होता है, मतलब 23 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। ओवम होता है ना बच्चों, ये भी एन होता है, हैप्लॉइड होता है, इसमें भी 23 क्रोमोजोम होते हैं। तो जब दोनों मिल करके आपको जाइगोट बनाते हैं तो ये जाइगोट होता है 2n। और हमारी बॉडी के जितने सेल्स हैं सब 2n ही है, एक्सेप्ट दिस, ये दोनों को छोड़कर, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड होता है तो इसमें 46 क्रोमोजोम होंगे। यहाँ तक समझ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि देखिए ये एग और स्पर्म आपस में मिल करके जाइगोट बनाए, और जाइगोट के ऊपर जेना पेलुसिडा का लेयर रहता है। ये है 2n जाइगोट है, और देखिए इसके ऊपर एक लेयर है, इसको जोना पेलुसिडा का लेयर है। ये अभी तक इसमें रहता है, टूटता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके अंदर ये आपको जाइगोट की सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, जाइगोट की सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाला जो है वो जोना पेलुसिडा है, चलो रेड से बना लेती हूँ, जोना पेलुसिडा रेड से है, और उसके अंदर वाइट कलर से जाइगोट का सेल मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जाइगोट को हम टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं। क्यों टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटी होती है पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म बनाने की, कैपेसिटी टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसलिए इसको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा जाइगोट, ये रहा जाइगोट, जिसमें ये है जाइगोट का मेम्ब्रेन, वाइट वाला सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। रेड वाला है जोना पेलुसिडा का लेयर, जो नॉन सेलुलर लेयर होता है वही जोना पेलुसिडा का लेयर। यहाँ पर क्लीवेज होगा, चलिए क्लीवेज करा लेते हैं, यानी कि माइटोसिस होगा। एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है, जिसको क्या आप क्लीवेज बोल सकते हैं, क्लीवेज 1, ठीक है।
अब क्लीवेज 1 होगा तो बनेगा 2 सेल। जाइगोट 1 सेल होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। अब इसमें बना 2 सेल, चूँकि जाइगोट को डिवीजन करके मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाना है जिसको चिपकाना है एंडोमेट्रियम में, इसलिए ये क्या करता है, डिवीजन होता है इसमें, ठीक है। चिपकता है आपको ब्लास्टूला स्टेज में, ब्लास्टोसिस्ट चिपकता है, ठीक है, अराउंड 100 सेल का स्टेज है वो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आपको, ये बन गया 2 सेल का स्टेज, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, जब ये 2 सेल बनेगा तो देखा जाता है कि उनकी जो साइज है पहले जो जाइगोट था उससे छोटी हो गई और नंबर बढ़ गया। जोना पेलुसिडा का जो साइज था, जो बाहरी एरिया था, वो सेम ही रहता है, अंदर में क्या चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है और जो साइज है सेल का वो घट जाता है, ठीक है। यही है वो क्लीवेज, ठीक है, समझ में आपको आ रहा है। तो 1 सेल से बना 2 सेल, ठीक है। यहाँ पे फिर माइटोसिस होगा यानी क्लीवेज होगा, ठीक है, फिर क्लीवेज होगा, बनेगा 4 सेल। अब ये बच्चों जब जाइगोट से 1 सेल से बन गया 2 सेल, 2 से 4 सेल, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, जाइगोट नहीं कहेंगे, अब हम इसको एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे, ठीक है। और जितना भी सेल डिवीजन करने के बाद ये बना 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 2, 4, 8, 16, ये जितने भी सेल्स बन रहे हैं इनको हम बोल देंगे ब्लास्टोमियर। क्या बोल देंगे, ब्लास्टोमियर। क्लीवेज होकर के जितने सेल्स बन रहे हैं उनको बोल देंगे हम ब्लास्टोमियर। उसके बाद बच्चों अराउंड 4th डे के आसपास की बात है, जो हमारा सेल होता है वो होता है 8 से 16 सेल का स्टेज होता है, एम्ब्रियो, इसको एम्ब्रियो बोलेंगे। ये एम्ब्रियो जो है वो 8 से 16, 8 to 16 सेल का स्टेज है, जिसको क्या हम बोल देंगे, क्या आपको, मोरूला। क्या बोलेंगे हम उसको, मोरूला, ठीक है। ये है एक्चुअली मैंने इसमें 12 सेल बना रखे हैं, ये 8 से 16 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनको हम बोल देंगे मोरूला। और ये 4th डे के अराउंड जो है ये बनते रहते हैं। अब ये मोरूला जो है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्राइन कैविटी की तरफ आएगा, स्टोमस से होता हुआ, ठीक है, आएगा। अब 5वें दिन की बात है, कब से 5वां दिन और चौथा दिन, फर्टिलाइजेशन से चौथा दिन मोरूला बनेगा, फर्टिलाइजेशन से 5th डेज जो है वो आपको बनेगा क्या, देख लीजिए, ये है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टूला स्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम बोल देंगे ब्लास्टोसिस्ट, ये 5th डे बनेगा। इसको कहाँ करें, चलो यहाँ कर देते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये कब बनेगा, ये 5th डे बनेगा। इसमें क्या चेंजेज आते हैं, ये अराउंड 100 सेल के आसपास का होता है, और जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो सरफेस पे चले आते हैं, और ये जो सरफेस पे ब्लास्टोमियर हैं इनको हम कहते हैं क्या, ट्रोफोप्लास्ट। और कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं कुछ सेल्स, देखिए यहाँ पे, ये पिंक कलर से मैंने बनाया है, पिंक नहीं होता, मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। इनको कहते हैं इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे जाकर के यही एम्ब्रियो बनाते हैं, ट्रोफोब्लास्ट नहीं, ठीक है। तो लिख दे इनर सेल मास, इसको शॉर्ट में ICM भी कहते हैं, और एम्ब्रियोब्लास्ट, ये पिंक वाला नॉब लाइक कुछ सेल्स आकर के कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह पे, और इसके बीच में एक कैविटी आपको दिख रहा है, ये वाली कैविटी, ये वाली कैविटी, इस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसिल। समझ में आप लोग को आ रहा है, करेक्ट, ठीक है। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इम्प्लांटेशन जो होता है वो यही आपको ब्लास्टोसिस्ट ही इम्प्लांट होता है, ठीक है। ये 5th डेज का स्टेज है, ठीक है, इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टूला स्टेज, इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिस स्टेज में बनता है उसको कहते हैं ब्लास्टूला स्टेज। ये अराउंड 5th डे होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, NCERT सामने रखिए, आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे हम NCERT का। देखिए क्या होता है, आ गया यूटेराइन कैविटी में आपका ब्लास्टोसिस्ट। चूँकि यहाँ पर आप देखो सारे के सारे स्ट्रक्चर में आपके जोना पेलुसिडा लगे हैं, यहाँ भी जोना पेलुसिडा है, ठीक है, सारे के सारे इसमें यहाँ भी जोना पेलुसिडा है, जोना सारे के सारे एम्ब्रियो जितना भी बने हैं इनमें सब में जोना पेलुसिडा है ना, जितने एम्ब्रियो इसमें जोना पेलुसिडा है। तो बच्चों जब जोना पेलुसिडा एम्ब्रियो के ऊपर रहेगा तो वो चिपक ही नहीं पाएगा एंडोमेट्रियम में। ये आपको बता दें, यहाँ पे ये है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये येलो वाला हो गया आपको मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम,
मसल का बना होता है। कैसा बताइए? यह बना होता है स्मूथ मसल का। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको अपने कंट्रोल से हिला नहीं सकते। हम चाहें कि यूट्रस को डांस करा दे तो नहीं करा सकते, इसलिए क्योंकि ये मायोमेट्रियम से बना है, यानी कि स्मूथ मसल से बना है। अंदर वाला लेयर हो गया आपको एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आपका एम्ब्रियो यही चिपकेगा। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो आ गया, इसके बाहर ये देखिए दिख रहा है हमको जोना पेलिसुडा, उसके अंदर है ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे ही आता है यूट्रस में, ठीक है, वैसे ही क्या करता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है कुछ एंजाइम सेक्रेट करना शुरू कर देता है, जो कि एंजाइम का काम क्या है? जोना पेलुसिडा को छेद करना है। ये देखिए यहाँ पे जोना पेलुसिडा रेड कलर से देखिए यहाँ पे छेद हो गया है, और ये आगे जाकर के ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? ये देखें एंडोमेट्रियम में चिपक गया, एंडोमेट्रियम में धंस गया, एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो गया, एंडोमेट्रियम। ठीक है, दिख रहा है एम्बेडेड हो गया, और एंडोमेट्रियम जो है इसको चारों बगल से घेर लेती है। ठीक है, अब ये बेबी आपका इम्प्लांट हो गया है, इसको कहते हैं इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है, जब 8th डे होता है, मतलब इस आफ्टर 7 डेज फर्टिलाइजेशन के 7 डेज बाद आपका फर्टिलाइजेशन के 7 डेज बाद क्या हो गया? इम्प्लांटेशन हो गया। ये कब होता है? आफ्टर 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? इम्प्लांट हो गया ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब देख लो क्या होता है। अब क्या होता है बच्चों कि जब 8th डे होता है, 7 डेज के बाद फर्टिलाइजेशन के 7th डे के बाद हो गया इम्प्लांट। अब क्या होगा कि जब 8th डे होगा तो ये क्या करेगा? ट्रोफोब्लास्ट जो है स्टार्ट कर देगा रिलीज करना एक हार्मोन जिसको कहते हैं HCG। रुकिए एक मिनट, हाँ यहाँ पे आते हैं। ये जो बाहर में आपको ट्रोफोब्लास्ट दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ, अभी रुक जाओ, कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा ताकि क्लियर विजिबल हो। चलो इस कलर को लेती हूँ। ये जो वाइट कलर से आपको दिख रहा है ये वाला ट्रोफोब्लास्ट 8वें दिन से क्या निकालने लगती है? HCG, एक हार्मोन है ह्यूमन कोरियोगोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही जाकर के आगे प्लासेंटा बनाता है, तो लोग कहता है प्लासेंटा से HCG निकल रहा है। ठीक है, ये HCG यूरिन में मिलता है, जिससे कि प्रेगा न्यूज़, बहुत सारे टेस्ट वगैरह, टेस्ट किट आते हैं ना, प्रेगनेंसी किट, वो यही HCG हार्मोन उनका सिग्नल देता है कि ये जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं। क्या देखा? ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या करेगा? 8वें दिन से निकालना शुरू कर देगा हार्मोन HCG। ठीक है, जो कि यूरिन वगैरह के टेस्ट में, ब्लड सीरम टेस्ट तो थोड़ा पहले ही बता देता है, आ जाता है उसमें HCG। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे आपको कि ये कैसे प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। देखो बच्चों, जिन्होंने मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्लास लगाया उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो उन्होंने नहीं लगाया उन्हें भी समझ में आएगी। बट देख लो यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 फेज में होते हैं। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन, इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियम टूट के गिरता है 3 से 5 दिनों के लिए। ठीक है, दूसरा होता है प्रोलिफेरेटिव फेज, यहाँ लिख दें प्रोलिफेरेटिव फेज, और थर्ड होता है सेक्रेटरी फेज, इसी को लूटियल फेज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लूटियल फेज। क्यों कहते हैं? देखिए होता क्या है बच्चों कि एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन के स्टेज में, मतलब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला स्टेज है मेंस्ट्रुएशन, उसमें तो टूट के गिर जाता है। बट प्रोलिफेरेशन फेज में क्या होते हैं? एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाता है, बढ़ते जाता है, ये बढ़ते जाता है। सेक्रेटरी फेज में भी बढ़ते जाता है, मतलब अभी देखो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, थिकनेस बढ़ते जाती है। अभी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों कि ओवुलेशन के दौरान एक हार्मोन्स होता है जो कि हम कहते हैं LH, ये सडन से इंक्रीज कर जाता है, जिसको कि हम LH सर्ज कहते हैं। क्या कह देंगे? LH सर्ज। सडन से LH का लेवल इंक्रीज होने पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल है ये फट जाते हैं, और फट करके अंदर के ओवम जो है, ये येलो कलर का ओवम मैंने बना दिया, ये ओवम बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रेग्नेंट वुमन में क्या होता है।
प्रेग्नेंट वुमन में ये निकल गया ओवम यानी सेकेंडरी oocyte, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे स्पर्म आया, इसको फ्यूज किया और बना दिया आपको जाइगोट, बन गया जाइगोट। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाई थी कि उसके बाद बनता है आपको कॉर्पस लूटियम। ये जो ग्राफिन फॉलिकल, ये जो रेसिड्यू है, ये पार्ट बना देगा कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। और ये जो लास्ट का फेज होता है सेक्रेटरी फेज, ये टोटल 14 डेज का होता है। यानी कॉर्पस लूटियम का लाइफ कितना होगा, 14 डेज। 14 डेज बाद क्या होता है, जब प्रेग्नेंट वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती, मतलब नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं, तो 14 दिन बाद 14 डेज बाद क्या होगा, LH का लेवल डिक्रीज करता जाएगा। और जैसे ही LH का लेवल डिक्रीज होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, ये जो कॉर्पस लूटियम है ये डीजेनरेट कर जाएगा। और कॉर्पस लूटियम करता क्या है, ये निकालता है 2 हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। किस लिए, ताकि ये थिकनेस मेंटेन रहे। ठीक है, ये नहीं कि टूट के गिर जाए। इस थिकनेस को एंडोमेट्रियम, ये कह रहे हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये, यूट्रस की सबसे अंदर की लाइनिंग, इसको मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन यदि प्रेग्नेंट फीमेल नहीं होती है तो LH का लेवल गिर जाता है, कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये एंडोमेट्रियम टूट के फिर से अगला साइकिल आ जाता है नॉन प्रेग्नेंट वुमन में। बट मेरे प्यारे बच्चों, प्रेग्नेंट वुमन में क्या होता है, देखो ये जो कॉर्पस लूटियम है, बट ये बेबी को चिपकने के लिए एंडोमेट्रियम तो चाहिए, और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। तो क्या होता है, ये काम प्लासेंटा का है। ठीक है, प्लासेंटा मैंने क्या बताया कि ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप होकर के प्लासेंटा बनेगा। ठीक है, तो ये प्लासेंटा 3 महीना तक फुली डेवलप नहीं होती। तो 3 महीना तक जब फुली डेवलप नहीं होती, तो ये जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, यदि नहीं मिलेगा प्रॉपर अमाउंट में, तब तो नहीं स्टे करेगा बेबी। ठीक है, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कॉर्पस लूटियम है ये 3 महीने तक, 3 मंथ तक रिलीज करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब बताओ, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। ठीक है, ये LH तो 14 डेज बाद डाउन चला जाता है, लेवल डिक्रीज कर जाता है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमन में ये जो कॉर्पस लूटियम है ये 3 महीना तक डेजनरेट नहीं होगा। 3 महीना तक ये रिलीज करता रहेगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो फिर कौन सा हार्मोन ऐसा है जो LH का काम करता है, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है? गेस करो, बताओ आप लोग। देखो मेरे प्यारे बच्चों, उस हार्मोन्स का नाम है HCG। ठीक है, ये क्या करता है, मिमिक करता है। मिमिक किसका करता है, मिमिक्स? ये करता है LH का मिमिक, LH हार्मोन्स का। कैसे? अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, 14 डेज का ही स्टेज है। 14 डेज बाद LH जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो HCG क्या करता है, ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। ठीक है, ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है 3 महीने तक, जब तक कि प्लेसेंटा फुल्ली मैच्योर ना हो जाए। होप सो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 1 मिनट, मेरा फिर से फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। आपने समझ गया कि 3 महीने तक जो HCG है वो LH का काम करता है। अब देखिए, यहाँ पे ये हमने बना दिया जाइगोट। ठीक है, अब इसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्यूब से आपको यूटेरस के कैविटी के तरफ आएगा। ठीक है, उसके बाद यूटेरस के मेम्ब्रेन के तरफ आएगी। तो इम्प्लांटेशन जो ये 4th डे तक तो आपको मोरूला के स्टेज में रहती है, फिर नीचे आती है। अराउंड 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन लिख देती हूँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या होगा, ये आपको आ जाएगा यहाँ पे, देखिए एम्ब्रियो बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, और ये आ जाएगा अंदर एंडोमेट्रियम के, ये आ गया ब्लास्टोसिस्ट अंदर। ठीक है, कितने दिन बाद? आफ्टर 7 डेज, फर्टिलाइजेशन के बाद 7वां दिन बाद ये आ जाएगा अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, इम्प्लांट हो गया। तो बच्चों, इस बच्चे को खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो एंडोमेट्रियम, मैं पिछले लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाई थी कि कुछ स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिससे कि ग्लाइकोजन रिलीज करती है। ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन क्या करेगा, इस एम्ब्रियो का फूड है। ये जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, इस एम्ब्रियो का फूड ये ग्लाइकोजन है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करो। ठीक है, हम आपको फिर से समझाएंगे। करते हैं ट्विंस का, कि ट्विंस बनते कैसे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है,
ट्विंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? देखो, ये जो ट्विंस होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक और सेकंड होते हैं आपको डाइजाइगोटिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ट्विंस होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, चेहरा, सेक्स, जेंडर सब सेम होता है, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस होता है। इसमें जो होता है डिफरेंट होते हैं, इनको कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। क्या कहते हैं इनको? फ्रैटर्नल ट्विंस, ठीक है। दो तरह से ट्विंस बनते हैं। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस फिगर को देखो। कई केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपका ओवम है एम्पुला में, इधर से स्पर्म गया, इसको रुको, ये रहो, हट कैसे गया, ये है ओवम, ये गया स्पर्म, इसको फ्यूज़ किया, ठीक है। अब ये बना जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, ये जब 8 ब्लास्टोमियर बनता है, उसके पहले ही 8 ब्लास्टोमियर बनने से पहले ही ये क्या हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 8 ब्लास्टोमियर बनने से पहले, ठीक है। और ये 8 ब्लास्टोमियर पहले बनने से पहले यदि 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 जाइगोट बना, तो ये तो बच्चों बन जाएगा आपको, इनका तो मतलब जेनेटिक मेकअप सेम रहेगा, स्पर्म ओवम सब सेम है, तो ये क्या होंगे, ये एक जैसे देखने में लगेंगे, ठीक है। वो मूवी आप लोग देखना, पुराने में डबल रोल रहता है ना, सीता गीता, अंजू मंजू, पता नहीं क्या क्या, तो ये हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, एक ही जाइगोट से बने हैं दो, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब बच्चों क्या होता है कि जो डाइजाइगोटिक होते हैं, उनमें कई बार फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही काम नहीं करती है, तो जो ऑल्टरनेट एग निकलता है ना एवरी ओवरी से, इस बार लेफ्ट ओवरी से एक एग निकला, अगले बार राइट ओवरी से एक एग निकला, कई बार क्या होता है, या मेडिकेशंस के कारण भी बहुत सारे ऐसे FSH वगैरह के इंजेक्शंस वगैरह लेते लेते हो जाता है, या फिर आपकी फीमेल की मशीनरी ठीक नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो दोनों तरफ से एग आ जाता है, दोनों तरफ एग एम्पुला में वेट करता है और दोनों तरफ स्पर्म जाकर के फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ आके जाइगोट चिप एम्ब्रियो चिपकेगा, एक यहाँ पे आके एम्ब्रियो चिपक जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, डिफरेंट जो है वो आपको ट्विंस बनते हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद बच्चों एक बात बता दें कि देखो, ये जो आपका यदि 8 ब्लास्टोमियर्स के बाद यदि ये अलग होगा, ये पहला वाला को बात कर रही हूँ मैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस की, यदि 8 ब्लास्टोमियर है, इसके पहले टूट गया तब तो ठीक है, अलग अलग दो मतलब आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे, लेकिन 8 ब्लास्टोमियर के बाद में यदि ये अलग होते हैं तो कई बार इनका कुछ पोर्शन ज्वाइंट रह जाता है, ऐसे देखना, किसी का हेड ज्वाइंट रहता है, किसी का कुछ पोर्शन आपस में जुड़े रह जाते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं कॉन्ज्वाइंट ट्विंस, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉन्ज्वाइंट ट्विंस, समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ने इम्प्लांटेशन तक स्टडी कर लिया है। अब देखो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद जो है वो आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। क्या इम्प्लांट होता है? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है। कहाँ? एंडोमेट्रियम में, ठीक है। तो देखिए ये है आपका एंडोमेट्रियम का लेयर, ये है एंडोमेट्रियम का लेयर और ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। चिपक गया, इम्प्लांटेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट। ये किस दिन होता है? फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे, इसको हम एनलार्ज करके देखते हैं। तो आपको हम क्या पढ़ाए थे कल, ठीक है, सॉरी कल नहीं, अब ये देखिए क्या हम आपको बताते हैं। इसके बारे में आपको बताई थी कि जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, इसका सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक सरफेस के साइड में साइड सेल्स हो जाते हैं, इनको कहते हैं हम क्या? ट्रोफोब्लास्ट। और इनको कहते हैं जो बीच में नॉब लाइक कलेक्ट हो जाते हैं कुछ सेल्स, ठीक है, इनको कहते हैं ICM यानी इनर सेल मास, इनर सेल मास, या इसी को हम क्या कहते हैं? ये 8 दिन होता है, 7 डेज के बाद तो फर्टिलाइज हो गया, ये 8 डे स्टार्ट हो जाता है इसमें ये सब होना। देखिए क्या होगा, 8 डेज क्या क्या होता है। 8वां दिन क्या होता है, देखिए ये तो आपको पढ़ा दी थी मैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट था उसमें ट्रोफोब्लास्ट होता है, इनर सेल मास होता है। इसी को इनर सेल मास को ही हम क्या कहते हैं? इनर सेल मास। ICM को ही हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। ये सब 7th डे की बात हो चुकी है। अब देखिए 8th डे क्या होता है, 8वें दिन क्या होता है फर्टिलाइजेशन के, ये चिपका हुआ एंडोमेट्रियम में। तो क्या होता है बच्चों के जो ट्रोफोप्लास्ट है, मतलब 1 वीक तो फिनिश हो गया, 7 डेज फिनिश हो गया,
ओवर हो गया, सेकेंड वीक स्टार्ट हो गया, ठीक है, यानी 8वां दिन की हम बात कर रहे हैं। तो सेकेंड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक अंदर ये सेल का पार्ट होता है, ये सेल है, बहुत सारे ये सेल लगे हैं, ठीक है, और ये बाहर ये लेयर है, इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म है, जिसमें ये येलो कलर का आपको न्यूक्लियस बहुत सारा भरा हुआ दिख रहा है। तो ये जो सेल होते हैं अंदर वाले, इनको कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटो का मतलब सेल, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है बच्चों। और ये जो बाहर ये लेयर है, ये वाला लेयर जिसके अंदर ये न्यूक्लियस भरे पड़े हैं, ये न्यूक्लियस भरे पड़े हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म का पुल है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भरे पड़े हैं, ठीक है। इस लेयर को कहते हैं हम सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। क्या कहेंगे, एक मिनट रुको, जगह कम पड़ गई है, एक मिनट। अब लिखते हैं यहाँ पे, इनको हम कहेंगे सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है बच्चों। सिंशियोट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और ये मल्टीपल न्यूक्लियस कैसे बनते हैं, जैसे कि ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसमें डिवीजन हुआ, तो ये सेल की साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं होगा, न्यूक्लियस में डिवीजन होकर 2 न्यूक्लियस बन गया। मतलब सेल के साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वही है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ तक समझ गए, एनसीईआरटी निकाल के रखिएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। एनसीईआरटी में थोड़ा शॉर्ट में बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद 8वां दिन हो चुका है, तो क्या होगा, देखिए इस एक दिन में क्या क्या होता है 8th डे में, ठीक है। देखिए अगला स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, ये 8वें दिन में ही ये जो इनर सेल मास है, ठीक है, ये जो इनर सेल मास है, ये 2 इस तरह के का आपको दिख रहा है, 2 स्ट्रक्चर, रोटी जैसे एक के ऊपर एक रोटी रखा होता है, उस तरह के इनर सेल मास जो है डिवाइड होकर के वैसा स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। तो ये जो रेड वाला है बाहर वाला, इसको हम बोल देते हैं एपीब्लास्ट, और जो इनर वो सेकंड वाला है अंदर साइड, उसको हम बोल देंगे क्या, हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो ये एपीब्लास्ट है, ये बीच से फट जाती है और फट करके बीच में कैविटी बना देती है। देखिए ये जो आपका है, ये है आपका रेड कलर से दिख रहा है, ये आपका है एपीब्लास्ट, बीच से फट गई है। जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये फटा हुआ पार्ट है, कैविटी है, ठीक है, येलो कलर का जो ये वाला दिख रहा है। और इस कैविटी में येलो कलर से मैंने फ्लूइड भर दिया है, जिसको क्या एमनियोमेटिक फ्लूइड कहते हैं। तो जो बीच से एपीब्लास्ट फटा, जैसे कैसे, देखिए जैसे कि ये है आपका एपीब्लास्ट, ये बीच से फटा तो कुछ ऐसा कैविटी बन जाएगा। तो अंदर में जो कैविटी बना, इसको कहेंगे हम एमनियोटिक कैविटी। इसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको ऊपर में देखिए दिख रहा है, ठीक है। ये एपीब्लास्ट फटा और बना देगा क्या, आपको एमनियन बना देगा। ये जो रेड कलर का बाहरी लेयर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एमनियन, एमनियन, ठीक है। कैसा होता है, ये डोम शेप्ड का होता है, ठीक है। और इसके अंदर में येलो कलर से क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, एपीब्लास्ट में छेद हो गया, बीच में पानी भर गया, ठीक है, पानी को बोल दिया एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो हाइपोब्लास्ट सेल है, ये क्या करता है, जितना ब्लास्टोसिल है उसको कवर कर देता है, ठीक है। ये देखिए ये जो सेल है, आपको मैं पहले बताई थी कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट होते हैं उसमें कैविटी होता है, जिसको कि हम ब्लास्टोसिल कहते हैं। तो ये जो आपका, देखिए एक मिनट पिंक कलर से ले लेती हूँ, हाँ, ये जो आपका हाइपोब्लास्ट है, ये अपना लेयर जो है पूरा जो कैविटी ब्लास्टोसिस्ट में खाली इसको कवर कर लेती है, ठीक है। और कवर करने के बाद क्या करती है बताइए आप, ये जो कवर किया इस पार्ट को हम बोल देते हैं, या अंदर वाला जो मैंने ब्राउन कलर से ग्रे कलर से बनाई है, ये कैविटी है एक्चुअली, ठीक है। ये ब्लास्टोसिल का कैविटी है, इसके चारों तरफ जो है आपको हाइपोब्लास्ट का सेल कवर किया हुआ है, इसको हम कह देते हैं योक सैक, योक सैक, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये सब आपका 8th डे हो रहा है,
ठीक है, 8 डे। 8 डे क्या होता है कि आपका कुछ सेल्स जो है योक सैक से निकलते हैं और कवर कर लेते हैं किसको, एमनियन को, ये है एमनियन, ठीक है, और आपको योक सैक को, ठीक है। तो चलिए ये सब आपको कहाँ हो रहा है, एंडोमेट्रियम के लेयर में। देखिए ये एंडोमेट्रियम का लेयर है, इसके अंदर ये सब प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, 8वें दिन। आगे हम देखते हैं एक लेयर जो है इन दोनों को, योक सैक को और एमनियन को कवर कर लेगी, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन सा लेयर है जो इन दोनों को कवर कर रही है। ये है, देखिए ये वाला लेयर ब्लू कलर का जो दिख रहा है पीछे, ठीक है। ये क्या है, ये है एमनियन, नहीं दिख रही है, रुको, ये है एमनियन, ये है योक सैक, ठीक है, और ये है आपका ईपीब्लास्ट, ये वाला है एपीब्लास्ट, और ये वाला है हाइपोब्लास्ट। ये दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक ईपीब्लास्ट है, एक हाइपोब्लास्ट है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, ये जो कवर किया है, ये ब्लू कलर से मैंने पूरा होल कवर कर दिया है इन दोनों स्ट्रक्चर को, किसको, एमनियन को और योक सैक को। इसको हम कह देते हैं क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आगे जा कर के ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है, और ये बाहर का जो लेयर है, जगह तो अब है नहीं, रुको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ स्ट्रक्चर को, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो बाहर का है इसको मैंने क्या बोला, सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट, याद रखिएगा, सबसे बाहर सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये जो सेल है इसको हमने क्या बोला, बताइए, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये ब्लास्ट एक्चुअली जगह नहीं है। और ये जो सबसे अंदर का लेयर ये वाला है, ये हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के बच्चों, ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बना देंगे, कोरियन। क्या बना देंगे, कोरियन, ठीक है। यही तीनों स्ट्रक्चर मिलके बनते हैं कोरियन, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में कैविटी बन जाती है। देखिए यहाँ कैविटी आपको दिख रही है, इसमें कुछ कैविटी बन जाती है और मेसोडर्म साइड में आकर के लग जाते हैं। देखिए ये कैविटी आपको दिख रहा है, बीच में कैविटी दिख रहा है, साइड में मेसोडर्म आके लग गई, ठीक है। और इसके बीच में आपको दो ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है क्या, हाइपोब्लास्ट, ये है क्या, एपीब्लास्ट। तो बच्चों यही डिस्क वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यही बेबी बनाता है, ठीक है। उसमें भी हाइपोब्लास्ट आगे जाकर के डिजनरेट हो जाएगा, आपको एपीब्लास्ट जो होता है ना वही बनाता है आपका बेबी, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आपका बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, यानी माँ के यूट्रस में होता है, तो उसके ऊपर जो एम्ब्रियोनिक कवर होते हैं, 4 तरह के ऊपर लेयर होते हैं, कवर होते हैं बेबी के ऊपर। कोरियन होता है, एमनियन होता है, योक सैक होता है और एक अलेंटोइस होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए बच्चों एनसीईआरटी निकाल के रखिएगा क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको बताती हूँ, ये देखिए स्ट्रक्चर आपको मैं कोरियोनिक विलाई के बारे में बताती हूँ, ठीक है। पहले इसके बारे में एक चीज़ और बता देती हूँ, एक्चुअली जगह नहीं है तो प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ गया। इसमें एक आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, कहाँ लिखूँ, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो है फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड है। आप लोग बच्चे के नाभि में देखना, एक लंबा सा कॉर्ड होता है, ठीक है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो डॉक्टर उनको कट करके वो एक क्लिप लगा देती हैं, ठीक है। यही फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड है, आगे जा करके अम्बिलिकल कॉर्ड बना देगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है जिसके बीच में एक कैविटी आ गई है, ये जो साइड में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है, यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर का ही बना होता है फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। तो यहाँ लिख दें फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का ही ये लेयर होता है, ठीक है। ओके, इससे क्या होता है, बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है,
ठीक है, प्लासेंटा से न्यूट्रिशन मिलता है। समझ में आ गया? कोरियन से ही प्लासेंटा बनता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए कैसे समझाऊं। रुको थोड़ा सा और इसको खिसका देती हूँ। कोरियन से ही प्लासेंटा बनता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे, देखो जो आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट हुआ और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोटर्म हुआ, ये तीनों मिलकर के बना दिया कोरियन। और इसी कोरियन में फोल्डेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए ये वाला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, आगे से उंगली की तरह दिख रहा है। इसी को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। इसको क्या कह देंगे हम? कोरियोनिक विलाई। ये कौन कौन सा लेयर है? सबसे बाहर ये क्या मैंने बोला? सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट, अटेगा ही नहीं, ट्रोफोब्लास्ट। और ये वाला हो गया सेकंड वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब सिर्फ लिख रही हूँ साइटो, आप लोग समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार लिख चुकी हूँ। और ये अंदर वाला ब्लू कलर से जो बना हुआ है, ये क्या है? एक्स्ट्रा, केवल ये लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, ऊपर यहाँ लिखी हूँ। तो ये तीनों में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आता है उसी को कहते हैं कोरियोनिक विलाई। यहाँ तक समझ में आया? ये 9वां दिन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, 9th डे बनता है कोरियोनिक विलाई। 9th डे कोरियोनिक विलाई बनता है, मतलब ये प्रोसेस आपका 9th डे चलेगा। ऊपर से इतना था, वो 8th डे का प्रोसेस था। 8वां डे फिनिश हो गया। 9th डे में आपका क्या हो गया? कोरियोनिक विलाई बनेगा। अब आपको 9th 10th डे के अराउंड ही अब प्लासेंटा बनना शुरू हो जाएगा। अब प्लासेंटा बनता कैसे है? तो देखिए, ये सब अभी तक एंडोमेट्रियम में हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एंडोमेट्रियम में मदर का जो ब्लड वेसल्स है वो होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ, देखो ये है आपका पेरीमेट्रियम, एक साइड का बना रही हूँ। ये है मायोमेट्रियम और ये है आपका एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसमें है आपका एम्ब्रियो। ठीक है, और इसके बाहर मैंने ये एंडोमेट्रियम इसको कवर किए रहता है। ठीक है, अब क्या होता है? माँ का जो ब्लड वेसल्स होता है ना बच्चों, ये एंडोमेट्रियम में होती है। ब्लड वेसल्स किस कलर से बना लो, चलो ये है माँ का जो ब्लड वेसल्स है वो एंडोमेट्रियम में रहती है। अब होता क्या है बच्चों, माँ का जो ब्लड वेसल्स होता है वो मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है ब्लड वेसल्स, जिसको मैटरनल साइनोसॉइड कहते हैं। माँ के ब्लड वेसल को मैटरनल साइनोसॉइड कहते हैं, जो कि स्वेलन होती है। अब ये जो माँ का ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये क्या होगा बताइए? ये जो है अपना जो मैटरनल साइनोसॉइड है, जो माँ का जो ब्लड वेसल्स है, अपना ब्लड किस में डालता है? सिंशियोट्रोफोब्लास्ट में माँ अपना ब्लड डालती है। ठीक है, प्लासेंटा हमेशा 2 लोग से मिलके बनता है। ये जो आपका प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा ये 2 लोग बनाते हैं। एक तो बेबी मिलकर, बेबी का पार्ट भी रहता है और मॉम का पार्ट भी रहता है प्लासेंटा में। ठीक है, ओके, अब देख लीजिए, थोड़ा स्ट्रक्चर बता देती हूँ आगे। ये है आपका सबसे अंदर का लेयर, किस कलर से? इस कलर से बना लेती हूँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये रहा, ये फिंगर लाइक हम बना रहे हैं आगे, क्योंकि वो कोरियोनिक विलाई है। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा सेल होगा बताइए? साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल। ये मैंने बना दिया साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल। ये पूरे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के ऊपर है साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या पढ़ाया आपको? क्या होता है? सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। तो हम इसको भी बना देते हैं सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, बन गया। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमने बनाया क्या? ये 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया एमनियन एपिब्लास्ट, एक बनाए थे हमने पिंक से। ये हो गया हाइपोब्लास्ट और ये हो गया योक सैक। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो जाएगा? एमनियन, ये हो गया योक सैक, ये हो गया एपिब्लास्ट, ये हो गया हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ये बाहर वाला लेयर हो गया
सिंचिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये वाला हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट, और सबसे अंदर वाला क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अम्बिलिकल कॉर्ड इसी का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अम्बिलिकल कॉर्ड बना दे ब्लू कलर से, जो कि बना होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, यहाँ से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब समझ में आया। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि माँ के ब्लड से ही बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो माँ की ब्लड वेसल्स होती है, ये है ब्लड वेसल्स मम्मी की, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स आपको चला जाता है कहाँ, सिंचिशियो ट्रोफोब्लास्ट में, इसमें, ठीक है। और बेबी का जो ब्लड वेसल्स है ये आपका एम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर में रहता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में रहता है। और बीच में एक, उन दोनों के बीच में बैरियर सेल है, क्या, साइटोट्रोफोब्लास्ट, बीच में साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो इसलिए माँ का जो ब्लड है बच्चे के ब्लड से मिक्स नहीं होता, क्योंकि बीच में साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है। और उस माँ के ब्लड से जो बच्चा का ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेता है डिफ्यूज़न के थ्रू न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है। तो बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिलती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। क्या क्या मिलती है, एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड ये है, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको लोग बहुत बहुत चीज़ बोलता है, अम्बिलाइकल कॉर्ड, बहुत सारे अपने अपने प्रोनाउंस करने का तरीका है, आप कुछ भी बोलो। अब क्या होता है, इससे अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को क्या क्या मिलता है, सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, मम्मी के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। जो बच्चे, जो पेट में एम्ब्रियो, जो बेबी होता है, वो सांस नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलता है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी मिल गया अम्बिलिकल कॉर्ड से। और क्या होता है, बच्चे जो CO2 निकालते हैं वो इसी के थ्रू एक्सक्रीट भी करते हैं। मतलब देखिए, अच्छे अच्छे चीज़ मम्मी के ब्लड से ले लेंगे, क्या, न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे बच्चे, और गंदे गंदे चीज़ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे मम्मी को बाहर निकालने के लिए, और आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकालते हैं, क्या, CO2 और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, एक्सक्रीटरी, एक मिनट रुको, फास्ट लिखने के चक्कर में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जितने हैं वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। यहाँ तक समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि प्लासेंटा जो होता है वो बना होता है दो लोगों के मिलने से, एक बेबी, एक मम्मा। बेबी का कोरियोनिक विलाई मिलता है और मॉम का ब्लड वेसल्स, ब्लड मिलता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर के बना देगा आपको प्लासेंटा, कोरियोनिक विलाई और ब्लड, ठीक है। अब प्लासेंटा ना बच्चों हार्मोन्स रिलीज करता है, लगभग 2.5-3 महीने लगते हैं इसको फुल्ली डेवलप होने में, ठीक है, प्लासेंटा को, ठीक है। तो ये हार्मोन्स देखो पहले कौन कौन सा निकालता है, ये निकालता है HCG हार्मोन, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। आपको हमने पढ़ा दिया था क्या, कि जब प्रेगनेंसी रह जाती है तो जो कॉर्पस लूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, लेकिन LH जो है वो 14 डेज तक ही, वो उसके बाद तो LH का लेवल डाउन हो जाता है। तो क्या होता है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में जो कॉर्पस लूटियम है डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो LH का लेवल गिर भी जाता है। तो जो HCG का लेवल है ये LH का काम करता है और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है, ताकि कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकाल सके। क्योंकि हम सबको पता है प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है थोड़ा मात्रा में एस्ट्रोजन, ज़्यादातर तो प्रोजेस्टेरॉन निकालती है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को LH करता है मेंटेन, कब तक, जब तक या प्रेग्नेंट नहीं हो। जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाओगी तो नेक्स्ट 3 मंथ तक, जब तक कि प्लासेंटा फुली डेवलप नहीं हो जाता, ये HCG जो है LH का काम करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, ताकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकाल सके, ठीक है। तो उसके बाद प्लासेंटा क्या निकालेगा, HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। उसके बाद दूसरा हार्मोन है HPL यानी ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। देखो बच्चों, जो फीमेल की जब बेबी रह जाती है तो उसकी ब्रेस्ट भी साथ में डेवलप होती है, क्यों, मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। तो उसके ब्रेस्ट पे कुछ हार्मोन्स का एक्ट करते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। प्रॉपर जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना ब्रेस्ट का, जिसमें मिल्क जो है वो ये होता है, बनता है, वो ग्लैंडुलर टिश्यू को बढ़ा देता है, ग्रोथ कराता है, कौन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेंस, ठीक है। ये जो हार्मोन है वो क्या करता है, ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू को ग्रोथ करा देता है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन्स जो है
रेस्पेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालता है प्लेसेंटा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो बच्चों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो ऐसे आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो तो जैसे कॉर्पस लूटियम निकालता है, लेकिन आपके बॉडी में सिर्फ प्रेग्नेंट हो गए आप तभी, जब फीमेल प्रेग्नेंट होएगी तभी ये दोनों हार्मोन्स मिलेंगे, HCG और HPL। क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि प्लेसेंटा से प्रेगनेंसी के दौरान वैसे हार्मोन्स बताइए जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलता है, नॉर्मली नहीं। ये दोनों तो नॉर्मली निकलेगा, बट ये HCG HPL आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एंड ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, ओवरी से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। ओवरी से हार्मोन्स निकलते हैं, नाम है रिलैक्सिन। इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि जब बेबी आपका डेवलप हो गया तो डिलीवरी करना है, तो अंदर में सर्विक्स छोटा होता है, वजाइना छोटा है, बेबी का डेवलप हो गया है, बड़ा हो गया है, तो बेबी कैसे बाहर आएगा। तो क्या होता है, जो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू होते हैं यूट्रस के, ठीक है, उसको ये रिलैक्स करता है, फैला देगा ताकि आपका बेबी जो है वो बाहर आ सके। लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास सर्विक्स को फैला देता है ये जो हार्मोन से ओवरी से निकलता है रिलैक्सिन, ठीक है, डिलीवरी के टाइम में निकलता है, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान ओवरऑल इंक्रीज इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, लगभग सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है, क्योंकि ये बच्चे को जो हार्मोन्स की जरूरत है वो माँ से ही तो मिलती है, ठीक है। और बच्चे के ग्रोथ के लिए भी तो हार्मोन की ज़रूरत है जो कि माँ से ही मिलता है, तो हार्मोन्स जो है लेवल बढ़ जाती है, जैसे थायराइड की लेवल बढ़ जाती है, प्रोलैक्टिन की लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बच्चों आ सकता है कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये फीमेल में कौन कौन प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या काम करता है। तो एक आपको कॉर्पस लूटियम होगा, ये क्या करता है, ये कौन सा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, तो ये टेम्पररी क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। और सेकंड हो गया प्लासेंटा, ठीक है, ये भी तो HPL निकालता है, ह्यूमन HCG निकालता है, ठीक है। तो मतलब ये भी आपका हो गया टेम्पररी क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा NCERT पढ़ लेते हैं, NCERT देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या रहा है, क्या one has to remember that the sex of the baby has been decided to the stage itself. Let us see how. As you know that the chromosome pattern in the human female is XX and XY. ये हम लोग को पता है, फीमेल में XX होता है और मेल में XY क्रोमोसोम होता है। Therefore, all the haploid gametes ova produced by the female have sex chromosome A X. यानी कि आपको हम लोगों को पता है गैमिट कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। 46 में क्या होता है बताइए, किसी को पता है? ये होता है आपको 23 और 23 N हो जाएगा, ये 2N होता है, ये N है, ये N है। इस 22 प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम X होता है, ठीक है, ये 22 प्लस एक X, ये फीमेल की बात की। मेल का बात करें तो 22 प्लस एक X होगा और 22 प्लस एक Y होगा, ठीक है, जब हैप्लॉइड होगा। तो कह रहा है गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव सेक्स क्रोमोसोम X, तो फीमेल के पास तो X ही सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। बट जो मेल होते हैं, स्पर्म होता है, उसमें X और Y क्रोमोसोम मिलेंगे, ये X रहा, ये Y रहा, ठीक है। हेंस द 50% चांसेस ऑफ द स्पर्म कैरी द X क्रोमोसोम वाइल द अदर 50% चांसेस ऑफ Y क्रोमोसोम। तो जब ये बेबी बनता है तो चांसेस रहता है क्या, 50% X क्रोमोसोम फ्यूज होने का, 50% Y क्रोमोसोम फ्यूज होने का, मेल का जो ये है, ठीक है। या तो X फ्यूज करेगा या Y, ठीक है। X फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगी, Y जो फ्यूज करेगा तो आपको मेल बनेगा, ठीक है। After fusion of male and female gametes, the zygote would carry XX and XY depending on whether the sperm carrying X and Y fertilized ovum, and the zygote carrying XX would develop into the female. जो यदि XX ये मिला तो फीमेल बनेगा, या फिर आपको ये मिला तो मेल बनेगा, फिर ये मिला तो फीमेल बनेगा, फिर ये क्रोमोसोम मिला तो मेल बनेगा, यही बात इसमें कह रहा है, ठीक है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थुमस। क्या, अब यहाँ से मैंने आपको पढ़ाई थी कि जो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब उसमें आपको एम्पुला में हो गया ये सब काम, अब वहाँ से वो चलेगा कहाँ, इस्थुमस से होते हुए नीचे कहाँ, यूटेरस के कैविटी के तरफ। तो इस्थुमस से गुजरता है और पहला क्लीवेज कंप्लीट करता है थ्रू द स्टोमेट टुवर्ड द यूट्रस, एंड पहला क्लीवेज करेगा तो एक सेल से 2 सेल बनेगा। फिर कैसे बनता है, 2 सेल से 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल,
और इसको डॉटर सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये लगातार डिवीजन करते हैं। और ये जो डिवीजन करने के बाद जो सेल्स बनते हैं उसको हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है। द एम्ब्रियो ऑफ 8 to 16 मतलब 8 से 16 सेल के स्टेज को हम मरूला कहते हैं। ये आपको पढ़ा दी थी मैं। कहाँ गया? चलिए स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। हाँ, ब्लास्टोमियर 8 से 16 क्वेश्चन आ सकता है नीट में। सेल्स का जो स्टेज है, जो 8 से 16 सेल्स हैं, इनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। इनको कहते हैं हम मरूला स्टेज कहेंगे। द मरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मरूला ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, जो कि इम्प्लांट होता है। लगभग 100 सेल का ये स्टेज है। ठीक है। ब्लास्टोला स्टेज इसको कहते हैं। एज इट मूव फॉर द इंटर द यूटेरस, और अब ये यूटेरस में उतर गया है। अभी क्या होगा? द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड आउटर लेयर। क्या मैं पढ़ाई थी कि आपको ये हो गया, आउटर लेयर में सेल जो है आकर के लग जाएंगे और कुछ नॉब लाइक यहाँ पे एक जगह लग जाएंगे। ठीक है। दूसरे कलर से बना लूँ। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ यहाँ पे लग जाएंगे। ये हो जाएंगे इनर सेल मास, और जो बाहर की तरफ से सेल है इनको कह देंगे ट्रोफोब्लास्ट। ये मैं आपको पढ़ा दी हूँ। ठीक है। द ट्रोफोप्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। तो ये जो ट्रोफोप्लास्ट है यह एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है। और जो इनर सेल मास है उसमें वो आगे जाकर के डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। मैंने क्या पढ़ाया था? ये सब होता है। मान लीजिए ये आपका यूट्रस है, ये आपका मायोमेट्रियम है, और इसके अंदर ये रहा आपको एंडोमेट्रियम। इसको कवर किए रहती है एंडोमेट्रियम। ठीक है। तो क्या कह रहा है? रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसी को कवर कर लेती है एंडोमेट्रियम। एज द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अंदर चिपक जाता है या धंस जाता है। किसके अंदर? एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन और लीड्स टू प्रेगनेंसी। कहते हैं कि इम्प्लांट हो गया बेबी और आप अब प्रेग्नेंट हो। ठीक है। उसके बाद देखो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। सीधे आपको कोरियोनिक विलाई बता दिया है आपको मैंने। अभी आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया? कोरियोनिक विलाई कैसे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट आगे जाकर के कैसे कैसे डिवाइड होता है, इनर सेल मास बनाया, हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है। ये सीधे कोरियोनिक विलाई बता दिया। ठीक है। विच आर सराउंडेड बाई यूटेराइन टिश्यू मैटरनल ब्लड and the chorionic villi and uterine tissue become interdigited with each other jointly to form a structure and functional unit developing embryo fetus maternal। ये कह रहा है प्लासेंटा के बात कर रहा है। कह रहा है क्या कि कोरियोनिक विलाई है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और जो मॉम का आपका ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, ये दोनों आपस में ऐसे इंटरडिजिटेड, जैसे उंगली एक दूसरे में फंसाना नहीं होता है, दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में आप फंसा लो, वैसे कह रहा है कि वो इंटरडिजिटेड होते हैं और बनाते हैं दोनों मिल करके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो फीटस है, मतलब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है मम्मा के यूट्रस में, और जो मैटरनल बॉडी है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं प्लासेंटा। इन जो प्लासेंटा है इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है आपको बताना है। ठीक है। तो बताइए। कह रहा था कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन बिटवीन इज कॉल्ड प्लासेंटा। इसको प्लासेंटा कहते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो आ सकता है क्या कि जो मॉम का आपका ब्लड वेसल्स है और जो आपका एम्ब्रियो का कोरियोनिक विलाई है, इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है? तो आंसर होगा प्लासेंटा। ठीक है। ये कैसे भी घुमा के आपको दे सकता है, बट याद रखिएगा प्लासेंटा। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। प्लासेंटा से बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, तभी तो वो अंदर सांस नहीं लेता है बच्चा। न्यूट्रिएंट्स मिलता है, खाना मिलता है प्लासेंटा से ही। ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ गया। हाँ चलिए पढ़ते हैं। तो क्या कहाँ थे? यहाँ द प्लासेंटा। हाँ, द प्लासेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। प्लासेंटा से बेबी को ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेबी रिमूव करके मम्मा के ब्लड वेसल में प्लासेंटा के थ्रू डाल देगी। उसके बाद एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल ये भी प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। क्या होता है कि जो एम्ब्रियो CO2 प्रोड्यूस करता है और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो सारे के सारे दे देता है मम्मा को। किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लासेंटा में चला जाता है। ठीक है। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो
ठीक है, इसी के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो दे देता है, ठीक है, मम्मा को। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्स, तो देखते हैं अच्छी चीज़ें ले लेता है, गंदी चीज़ें दे देता है मम्मी को। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स निकालता है, कौन कौन सा? HCG हॉर्मोन्स निकालेगा, HPL हॉर्मोन्स निकालेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। उसके बाद इन द लैटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में रिलैक्सिन निकालता है ओवरी, जो कि क्या करता है, आपको मैंने बताया, यूट्राइन टिश्यू को रिलैक्स करता है, ठीक है। लेट अस रिमेंबर HCG, HPL, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये तीनों हार्मोन्स रिलैक्सिन, HCL और HPL, HCG ह्यूमन कोरियोगोनाडोट्रोपिन, ठीक है, HPL बताओ ह्यूमन प्रोलैक्टोजेन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, ठीक है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, ठीक है, HPL, और एक और है रिलैक्सिन। ये तीनों के तीनों जब प्रेगनेंसी रहेगा तभी ये हार्मोन्स बॉडी में निकलता है, ठीक है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर इंक्रीज्ड। मैंने क्या बताया, और भी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में, कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। इंक्रीज्ड इन मैटरनल ब्लड, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। बच्चे के ग्रोथ के लिए ये सारे हार्मोन्स का बढ़ना जरूरी होता है। मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और इन हार्मोन का काम क्या है? मेटाबॉलिक चेंज जो माँ में होता है उसको सपोर्ट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है ताकि मिसकैरेज ना हो, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया। नेक्स्ट डे थोड़ा सा जेस्टेशन बचा है और पार्चुरेशन पढ़ाएंगे, ठीक है।